नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोन। तो हम आज पढ़ेंगे पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और जलवायु प्रदूषण। ठीक है, तो ये यूपी ट्रिपल एस की परीक्षा, लोअर पीसीएस और एसओ एएसओ आदि के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज ही तैयारी शुरू कर दें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रदूषण के मूल सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण के जैविक अजैविक घटकों वायु जल मृदा में जीवों के लिए खतरनाक बदलाव क्या कहलाता है? तो ये प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, प्राकृतिक संतुलन की स्थिति में नकारात्मक प्रभाव डालने वाले घटक क्या कहलाते हैं? तो ये प्रदूषक कहलाते हैं। धूल कण और पारा किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो धूल कण और पारा ये एक प्रकार के ठोस कणीय प्रदूषक में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया और यूरिया युक्त जल कैसा प्रदूषक है? तो ये एक प्रकार के तरल प्रदूषक है। CFC और NO2 किस श्रेणी के प्रदूषक है? तो ये गैसीय प्रदूषक में आ जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, जैव निम्नीकरण बनाम जैव अनिम्नीकरण। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल देखेंगे। तो जैव निम्नीकरण जो अपशिष्ट सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरण प्रदूषक। जैव निम्नीकरण प्रदूषक के प्रमुख उदाहरण क्या हैं? तो घरेलू कचरा, मलमूत्र आदि जैव निम्नीकरण प्रदूषक के उदाहरण हैं। अब देखेंगे जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक। जो प्रदूषक सूक्ष्म जैविक क्रियाओं से अपघटित नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरण प्रदूषण। जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक के उदाहरण क्या हैं? तो ये हैं भारी धातुएं, प्लास्टिक, कीटनाशक, रबर आदि। ये जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक के उदाहरण हैं। प्रदूषकों का विभिन्न खाद्य श्रृंखला से गुजरते हुए संचित होना क्या कहलाता है? ठीक है, इकट्ठा होना, तो जैव आवर्धन कहलाता है। बायोमैग्निफिकेशन, तो ये लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। अब देखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक। जो प्रदूष जो प्रदूमिक प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषकों के मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। वो है CO2, CO, SO2, NOx। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जलाने से उत्पन्न होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक प्रदूषकों की अंतःक्रिया से बनने वाले प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो जो प्राथमिक प्रदूषकों की अंतःक्रिया से बनते हैं, वो कहलाते हैं द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है एनवायरनमेंट में प्रभाव नहीं डालते। द्वितीय प्रदूषकों के सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन से हैं? तो वह स्मॉग, पेन मतलब कि पैरा ऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। तो ये दोनों ही द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, धूम्र, कोहरा, स्मोग का प्रभाव। तो स्मोग जो है किन दो चीज़ों का मिश्रण होता है? तो स्मोग में दो चीज मिली होती है, तो होता है धुआं, ठीक है, और फॉग यानी कोहरा। ठीक है, तो स्मोग में ये दोनों चीज मिली होती है, धुआं और कोहरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का मुख्य घटक क्या होता है? तो होता है ओजोन। धूम्र कोहरे में शामिल मुख्य रासायनिक प्रदूषक कौन से हैं? तो ये हैं NO, NO2 और ओजोन। धूम्र कोहरे से दृश्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दृश्यता घट जाती है। ठीक है, दिख नहीं पाता है, धुंधला धुंधला सा दिखता है। धूम्र कोहरे से मनुष्य में मुख्य रूप से किन रोगों की संभावना बढ़ती है? तो इससे रिकेट्स नामक रोग की संभावना बढ़ जाती है। तो क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखेंगे स्मोक के प्रकार। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट, एक होता है लंदन स्मोक और एक होता है लॉस एंजलिस स्मोक। ठीक है, तो सल्फर युक्त धूम्र कोहरे को किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है लंदन स्मोक। ठीक है, ये सल्फर युक्त होता है। लंदन स्मोक में किस तत्व का उच्च संकेंद्रण होता है? तो सल्फर का होता है।
प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हम लॉस एंजलिस स्मॉग, ठीक है। लॉस एंजलिस फॉग मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होता है? तो जहाँ मोटर वाहनों की संख्या बहुत अधिक होती है वहाँ पर लॉस एंजलिस स्मॉग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो आपको इनमें अंतर याद रखना है, इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे एरोसोल और फ्लाई एश। क्वेश्चन नंबर 24। वायु में ठोस या द्रव के रूप में मौजूद 1 से 10 माइक्रोन आकार के कण क्या कहलाते हैं? तो ये एरोसोल कहलाते हैं। एरोसोल विकिरण के परावर्तन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं? तो ये परावर्तन को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में मुख्य रूप से क्या उत्सर्जित होता है? तो कोयला आधारित जो ताप विद्युत उपकरण होते हैं, संयंत्र होते हैं, उनसे फ्लाई एश निकलती है, ठीक है। एक तरह की जो राख सी होती है ना, वो निकलती है। फ्लाई एश को एकत्र करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर, ठीक है, प्रोसिपिटेटर का। ये क्या करता है? सारी जो फ्लाई एश है वो हवा में नहीं उड़ती है, उसे इकट्ठा कर लेता है। फ्लाई एश का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण मापदंड और गैस देखेंगे। एसपीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एसपीएम का फुल फॉर्म है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। फिर है आरएसपीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो होता है रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे और क्वेश्चन। एसपीएम और आरएसपीएम का आकार कितना होता है? तो जो एसपीएम का आकार होता है, एसपीएम का आकार होता है 0.1 से 100 माइक्रोन तक, ठीक है। 0.1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक। और आरएसपीएम का होता है 10 माइक्रोन से छोटा, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट। आगे देखेंगे। मृदा मिट्टी से निकलने वाली कौन सी गैस फेफड़ों के कैंसर का कारण बनती है? तो ये कौन सी गैस होती है? तो ये होती है रेडॉन, ठीक है। ये क्या, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है इससे, रेडॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मृद ओजोन विनाश और भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। वायुमंडल में ओजोन विनाश का मुख्य कारण किन अणुओं का उत्सर्जन है? तो क्लोरीन और ब्रोमीन अणुओं के कारण क्या होता है? ओजोन विनाश होता है। चलिए आगे बढ़ते। ओजोन विघटन करने वाले प्रमुख पदार्थ कौन से हैं? ओजोन का जो विघटन होता है, ओजोन गैस को जो नुकसान पहुंचाते हैं ओजोन परत को, वो है CFC, HCFC और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो है, जो ओजोन परत है उसको काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था मिसाइल आइसोसाइनेट, MIC गैस का रिसाव। भोपाल त्रासदी किस फैक्ट्री में हुई थी? तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये हुई थी यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी, जो कि कीटनाशक फैक्ट्री थी, ठीक है। और ये अमेरिका की एक फैक्ट्री थी। चलिए आगे देखेंगे। धूल के कण और उनसे होने वाले रोगों के बारे में। कपास की धूल से कौन सा रोग होता है? तो जो कपास की धूल होती है उससे होता है बायसिनोसिस, ठीक है, बायसिनोसिस रोग। तो इंपोर्टेंट है, इनसे मैचिंग में क्वेश्चन भी आ सकते हैं और डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। कोयला के कणों से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है एंथ्राकोसिस, ठीक है। एंथ्राकोसिस और मैस्ट्राकोसिस, ठीक है, दोनों जो है कोयले के कणों से हो सकती है बीमारी। अनाज की धूल के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? तो इसमें कृषक फुसफुस रोग हो जाता है, ठीक है, फार्मर्स लंग। फिर गन्ने की धूल से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो होता है बेगासोसिस, ठीक है। तो बेगासोसिस हो सकता है जो गन्ने की धूल है उससे। नेक्स्ट है, सिलिका की धूल से फेफड़ों में कौन सी बीमारी होती है? तो सिलिका की धूल से सिलिकोसिस हो सकता है, ठीक है।
चलिए आगे देखेंगे और क्वेश्चंस। वायु प्रदूषण नियंत्रण सरकारी पोर्टल और ऐप्स के बारे में देखेंगे। तो वायु गुणवत्ता की जांच करने वाला पहला मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? तो ये है सफ़र। ठीक है, ये क्या करेगा? वायु गुणवत्ता की जांच करेगा और ये एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन है। सफ़र ऐप किसने विकसित किया है? तो इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो सफ़र का फुल फॉर्म क्या? सफ़र का फुल फॉर्म क्या? तो ये है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक है, क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये लेखपाल में पूछा गया था फिलहाल में। तो प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। एनसीएपी और वायु गुणवत्ता निगरानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु गुणवत्ता कार्यक्रम कितने शहरों में लागू किया गया था? तो इसका उत्तर है 171 शहरों में। ठीक है, और ये 2019 से शुरू किया जा चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु गुणवत्ता कार्यक्रम 2019 से शुरू हुआ है और 131 शहरों में लागू किया गया है। एनसीएपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो PM10 और PM 2.5 की सांद्रता को 20% की कमी लाना एनसीएपी का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएपी पर 2025 की नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम किन 4 प्रदूषकों पर निगरानी रखता है? तो रखता है SO2 पर, NO2 पर, SPM और RSPM पर। ठीक है, SO2, NO2, SPM और RPSM। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं। लंबी दूरी की सीमा पार वायु प्रदूषण पर सम्मेलन कब हुआ? तो हुआ था 1979 में। निर्देशन किया था संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सहयोग फॉर यूरोप के द्वारा। सल्फर उत्सर्जन में कमी लाने के लिए हेलसिंकी प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो हुआ था 1985 में, हेलसिंकी प्रोटोकॉल। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोटोकॉल किस वर्ष लाया गया था? तो लाया गया था 1988 में। ठीक है, इसे सोफिया प्रोटोकॉल भी कहते हैं, याद रखना आपको। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? सोफिया प्रोटोकॉल भी कहते हैं। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक प्रोटोकॉल किस वर्ष से संबंधित है? तो 1991 से संबंधित है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक प्रोटोकॉल। ठीक है, इंपोर्टेंट है, सारे याद करने आप। नेक्स्ट देखेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल। सल्फर उत्सर्जन में कमी से संबंधित ओस्लो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो जो ओस्लो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? ये सल्फर उत्सर्जन से कम संबंधित है, ये भी याद रखना है। और ये हुआ था 1994 में। ठीक है, ओस्लो प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारी धातु हैवी मेटल्स पर प्रोटोकॉल किस वर्ष आया था? तो यह था 1985 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ा गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल कब आया? तो 1999 में आया था। कौन सा प्रोटोकॉल? गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। और ये वायु प्रदूषण से नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1986 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद इसको पारित किया गया था। ठीक है, तो चलिए। बेहतरीन रिवीजन के लिए जुड़े रहें। PDF और मास्टर नोट्स के लिए स्कैन करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता हमारा संकल्प।